children, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, so today we are going to start the chapter 6, that is the effects of the British rule in India. तो हम आज चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनके है कि ब्रिटिश का जो रूल था हम लोग के इंडिया में वो कैसे था, उसके असर कैसे थे, इफेक्ट्स कैसे थे. ओके चिल्ड्रन, सो लिसन. Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. तो जब अरुणा जो है वो पूर्वा की मम्मी है, ऐसे है. तो अरुणा जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो पूर्वा जो है उसके बाजू में बैठकर होमवर्क कर रही थी. अरुणा रेड लाउडली रिवॉल्यूशन इन लीबिया. तो उसकी मम्मी ने ज़ोर से पढ़ा, तो वो था रिवॉल्यूशन इन लीबिया. हियरिंग दिस पूर्वा आस्क्ड व्हाई डू पीपल रिवोल्ट. तो ये बात किसने सुनी? पूर्वा ने सुनी और उसने पूछा और कह रही है कि पीपल जो है रिवोल्ट मीन्स एक दूसरे से क्यों ऐसे झगड़ते रहते हैं, रिवॉल्यूशंस. अरुणा आंसर्ड व्हेन द नीड्स ऑफ द पीपल आर नॉट सैटिस्फाइड एंड पीपल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस दे रिवोल्ट. ऐसे क्यों होता है? तो जब उसने मम्मी ने कहा जब जो लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं होती है तो पीपल्स में इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट होता है, इसलिए ये लोग रिवोल्ट करते हैं. In our country also during the British rule, the condition of the people was very bad and resulted in a revolt. Let me tell you about the life of the Indians at that time. तो उसकी मम्मी ने कहा जब हम लोग की देश में ब्रिटिश का रूल चल रहा था तभी हम लोग की जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी. तो उसके बारे में मैं तुम्हें जब हम लोग के इंडियंस की जो स्थिति थी उसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ. इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th century. तो इंडिया जो है इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छी तरह से थी. कब तक? 18th century तक. द एनर्जी दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकेन इट. तो यहाँ अनार्ची मतलब यथार्थी जो होते हैं वहाँ के जो हेड होते हैं दैट फॉलोड. तो वहाँ पर देखा गया तो जो किसकी डेथ हुई थी? औरंगजेब की. तो उससे भी औरंगजेब टू कुड नॉट वीकेन इट. तो जब उसकी डेथ हो गई तो भी ये पोजीशन जो है वो वीक नहीं हुई थी. इट हैड्स been admitted by historians across the world that the industries, production techniques and the organizations of the trade in India were unmatched at the time. तो जब ये देखा गया है कि अपने एडमिटेड बाय द हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस मतलब पुराने के ज़माने के जो लोग होते हैं, उन्होंने देखा कि जो इंडस्ट्रीज़ की दुनिया है, प्रोडक्शन टेक्निक्स है, वो उस समय अनमैच नहीं हो रही थी. द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ द ब्रिटिश रूल था. तो ऐसे ही जब पूरे देश में हो रहा था तो वही स्थिति इंडिया में भी आ गई और वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही गरीब हो गए ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ द ब्रिटिश रूल. तो 2 साल तक वो ब्रिटिश रूल के कब्जे में रहे. It became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a large market for the finished products of the factories in England. तो जब हम लोग वहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो हम लोग किसे बेच रहे थे? इंग्लैंड के फैक्ट्रीज को बेच रहे थे और बड़ा बड़ा मार्केट जो है वो भी हम लोग के अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर हम किसे दे रहे थे? इंग्लैंड को दे रहे थे. ओके, तो वी विल सी द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. यहाँ पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स जो वहाँ काम करते हैं वो लोग की स्थिति. The British got a new opportunity to increase their income after the acquisitions of the Diwani rights, means right to collect and revenue of Bengal, Bihar and Orissa. तो ये जो ब्रिटिश जो है वो लोग को एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली. क्या करने के लिए? तो उनका जो इनकम है वो बढ़ाने के लिए. कब बनी? तो कि आफ्टर द एक्विजिशंस ऑफ द दीवानी राइट्स, मतलब जब हम लोग क्या कलेक्ट कर रहे थे उनके पास से, जैसे कि टैक्स होते हैं उस तरह से. राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, जो ज़मीन के पास होते हैं वो कलेक्ट कर रहे थे. कौन कर रहा था? किसके पास से कर रहे थे? तो क्या बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. देखिए एक्विजिशंस ऑफ द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग peasants to earn more revenue and as a result the peasants became poorer. तो they started exploiting peasants to earn more revenue. तो वो लोग जो है वो revenue means उनकी जो income होती है
वो उनके पास से लेते जा रहे थे। कौन लेते जा रहे थे? ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो वहाँ के जो पीजेंट्स फार्मर्स थे वो क्या हो गए? रोज़े रोज़ गरीब होते गए। Many times the peasants has to sell their jewelry to pay the revenue. तो कभी कभी ये जो पीजेंट्स फार्मर्स है उन्हें अपनी ज्वेलरी मीन्स सोने गहने बेचकर इस जो लैंड की जो होती है जो इनकम में वो लोग प्रॉफिट हो या फिर कुछ कमाने के लिए जो पैसा लेते हैं उसकी रिवेन्यू उनको भरनी ही होती है। ठीक है, तो वो अपना ज्वेलरी बेचकर उसे पे करते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स हैज़ टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल इनटू ए डेप्थ ट्रैप। तो बहुत सारे फार्मर्स जो है वो जो ज़मींदार होते हैं ना, उनके पास जो ज़मीन होती है उनके पास से बहुत सारा पैसा जो है वो कर्जा उनके पास से लेते थे और लेते लेते वो लोग इतना कर्जा कर बैठते कि वो लोग चुका नहीं पाते। फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे जब वो लोग चुका नहीं पाए तो फार्मर्स जो है वो लोगों ने अपनी बहुत सारी ज़मीन, जो ज़मीन पर एग्रीकल्चर होता है वो उसमें वो लोग को मुसीबतें आ गई और उनको क्या करना पड़ा? अपनी ज़मीन जायदाद जो भी होती है वो उनको दे देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने उनके पास से पैसा लिया और चुका नहीं पाते हैं और जब ये लोग जो कलेक्ट कर रहे थे रिवेन्यूज़ उसके चलते ये रोज़े रोज़ ये लोग क्या होते गए? गरीब होते गए थे। Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in the year 1770 in which lakhs of people died of starvation. Moreover, Bengal witness मतलब वो साबिती में है बंगाल के टेरेबल फेमिन। तो मैंने बच्चों आपको लास्ट में फेमिन के बारे में बताया था, याद है आपको? फेमिन याद है या नहीं? फेमिन मतलब जो ज़मीन जो है वो क्या हो जाती है? सूख जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ भी अनाज जो है वो होता नहीं है। ठीक है, वो फेमिनाइन जब हुआ कौन से साल में? 1770 में। तो बहुत सारे जो लोग, लाखों में लोग जो है वो भूख के मारे मर गए। भूख के मारे क्या हो गए? वो लोग मर गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स्ड परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो जो गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट किया, क्या करने के लिए? जो रेवेन्यू कलेक्ट रेवेन्यू के लिए। ओके, हैज़ पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स्ड द रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस। तो इस एक्ट को लेकर वो लोगों ने अपनी एनुअल मतलब एक साल में कितना उनको रेवेन्यू भरना है वो फिक्स किया गया। द जमींदार्स वर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शंस। तो लैंडलॉर्ड्स को जो परमानेंट राइट्स थे लैंड और रेवेन्यू के वो उन्हें दिए गए। दिस इज हाउ ए क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। इस तरह से लैंडलॉर्ड्स जो है वो लॉयल मतलब किंग की तरह हो गए और उन्होंने अपनी कंपनी है वो उसे बनवाई। दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी। Against this, the peasants who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited. तो ये जो एक्ट है लॉयल, वो लोग जब बन गए तो ये लोग जो है उनकी इनकम जो थी वो बढ़ गई। अगेंस्ट दिस द पीजेंट्स हु वर्कड हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड क्रॉप्स वेर एक्सप्लॉटेड। तो अगेन फिर ये देखा जाए तो ये जो फार्मर्स है जो खड़ी धूप में इतना काम कर कर अनाज उगा रहे थे वो भी क्या हो गया? एक्सप्लॉइटेड मीन्स फैलाते गए। इट मीन्स वो किसे देना पड़ रहा था ये लोग को? ब्रिटिश को। ओके चिल्ड्रंस, तो इस तरह से वो उसकी मम्मी जो अरुणा है वो पूर्वा को इसके बारे में बता रही थी। तो कंडीशंस हम लोग की पीजेंसी कैसी थी एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। ओके, मैंने कहा था नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। वॉरेन हेस्टिंग्स द पर्सन हु वाज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज नोन एज ए कलेक्टर। तो यहाँ जो थे वो कलेक्टर जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वो एक ऐसे आदमी थे जो वो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे। ओके, क्या करते थे? रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे और उसे उन्होंने क्या करके बुलाते थे? कलेक्टर। ओके,
कलेक्टर करके बुलाते थे, जो इनकम आती है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू, आवक। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए जज, तो वो जो है एक जज की तरह काम करते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड आवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल, तो ये जो ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश लोग आए तो हम लोग ये जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स जो थे उन्होंने उस ज़माने में जो चल रहे थे हम लोग के, तो उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय मतलब कि बिगाड़ दिए गए और वहाँ पर अपना रूल जो है वो जमाया। इन द एंशिएंट टाइम्स एवरी स्मॉल विलेज वॉज लाइक ए स्मॉल रिपब्लिक, तो पुराने ज़माने में जो छोटा सा गांव था वो छोटा सा रिपब्लिक मीन्स फ्रीडम की तरह रहता था। ग्राम पंचायत हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज, तो जो वहाँ पर ग्राम पंचायत होती थी और वहाँ के जो ग्राम पंचायत वाले थे वो पूरे गांव को संभाल लेते थे। दिस पंचायत्स वेर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन अवर कंट्री, तो ये जो पंचायत वाले थे वो बैकबोन, बैकबोन मतलब हम लोग के शरीर के लिए जो चलने के लिए जो चाहिए वो बैकबोन होती है, जिससे हम अपने पीठ को सीधा से रख कर चल सकते हैं। इसी तरह तो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए और ये जो हमें दिशा दिखाने के लिए बताए गए थे उसे हमें कहते हैं बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन अवर country. These institutions of local self-rule stood their ground even during the times of foreign inventions and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. तो इंस्टीट्यूशंस जो थे लोकल सेल्फ रूल के वो कहाँ खड़े थे, अपने रीजन में, अपने ग्राउंड में ऐसे ही खड़े थे, उसके साथ साथ फॉरेन में जो बनाते थे उनके पीरियड में भी थे, सुल्तान्स के पीरियड में भी थे, बट ये डिस्ट्रॉय हो गए किनके हिसाब से, तो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वो लोग आकर अपने नए नए नियमों बनाए, अपने पॉलिसीज़ बनाए, उसमें हम लोग के जो सेल्फ रूल्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस, तो ये जो कंपनीज वो लोग ने जो बनाई थी गवर्नमेंट ने, मतलब सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो ये सब उनको इनसिक्योर लग रही थी और थोड़ी सी डाउटफुल। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर, तो उनको ये लग रहा था कि ये जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है हम लोग को किस में कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी, और हम लोग की जो भारत की संस्कृति थी और रिलीजन्स थे तो उन्हें बिगाड़ना चाहती थी। कौन? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। People believed that the Indian social system was deliberately undetermined in the railway and military. The people believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railway and the military. तो people का लोग का ये कहना था जो इंडियन सोशल में जब हम लोग रेलवे और मिलिट्री बना रहे थे वो अंडरमाइंड, मतलब कि कुछ उसके बारे में ये लोग सोच रहे थे। एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैड टू सैल्यूट द ब्रिटिश, तो एक ऑर्डर जो है वो पास्ड हुआ, कहाँ? आगरा में। क्या हुआ था? तो कि हर एक इंडियन, जो भी इंडियन है उसे ब्रिटिश को सैल्यूट करना पड़ेगा। इफ़ इट वॉज नॉट डन इट वॉज कंसिडर्ड ए क्राइम एंड वॉज लेबल फॉर पनिशमेंट, अगर ये नहीं किया जाता उस तरह से तो उसे एक क्राइम, मतलब उसने कुछ गुनाह किया है उस तरह से उसे देखा जाता था और उसे पनिशमेंट दी जाती थी। As a result, there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. तो देखा जाए तो इतना फैल गया कि हर कोई को गुस्सा और डर लगने लगा था। किन से? ब्रिटिश से, एमोंग द इंडियंस, तो इंडियंस के बीच में ऐसा सब कुछ हुआ जहाँ ब्रिटिश जो है अपना हुक्म जमाते थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रक्शंस कैसे हुआ? द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया सप्लाइड टेक्सटाइल टू द मार्केट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप, तो जो इंडिया में हैंडलूम्स जो हाथ से गूंथे गए थे उनकी टेक्सटाइल मार्केट्स उन्होंने कहाँ इंडिया सप्लाई कर रही थी, किसे? एशिया एंड यूरोप। द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज्ड टू कम टू इंडिया टू परचेस कमोडिटीज़, तो वहाँ के यूरोपियंस के जो लोग थे वो इंडिया आते थे क्या करने के लिए? परचेस, खरीदने के लिए। द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वेर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स, तो यूरोपियन मार्केट्स में इनकी जो ज़रूरियात थी, क्या थी? इनकी जो ज़रूरियात थी वो बहुत ही ऊंची थी इंडियंस की, तो वह कहाँ क्या बेचते थे? जूट, सिल्क, वुलन और कॉटन। द सॉफ्ट एंड द डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस, तो वहाँ पर जो मसलिन ऑफ ढाका थी वो बहुत ही फेमस थी। कहाँ पर? एशिया एंड यूरोप की। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स कमोडिटीज सच एज सॉल्ट,
sculpture, sugar, etc. were exported in exchange of tremendous amounts of bulk in. तो ये लोग जो है तो वहाँ से टेक्सटाइल्स कम्योडिटीज़ जैसे कि सॉल्ट पेट्री वो जो है वो क्या करते थे, ये लोग टेक्सटाइल्स करते थे। वेर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ ट्रीमेंडियस अमाउंट्स ऑफ बलिन मतलब गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस तरह से यूरोपियंस और एशिया में दोनों में क्या होती थी, एक्सचेंज होती थी। ठीक है, ये सब चीज़ें तो ऐसे करके वो लोगों ने भी हम लोग के इंडियंस के थ्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ को ये लोग क्या करना चाहते थे, बिगाड़ दिए। इस तरह से ये लोगों ने क्या किया, अपने पर हुक्म जमाते गए थे। कौन, ब्रिटिश लोग। ठीक है, तो हम लोग का जो टेक्सटाइल्स था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। कहाँ चल रहा था, यूरोप और एशिया में। ठीक है, ओके चिल्ड्रंस, तो हम यहाँ पर अपना सेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर पेज नंबर 32 और 33 रीड कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।